अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह थी कि ये उसमें डिस्कस किया था। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ हमने बात शुरू कहाँ से की थी। हम वी स्टार्टेड फ्रॉम मिशन स्टेटमेंट, अगर आपको याद आ रहा हो। याद है जी? ये डायग्राम तमाम लोग देखें जरा, ये जो ट्राइंगल है। जी, ट्राइंगल दिख रहा है भाई? यस। जी, जरा एक बार पढ़ दीजिएगा, ट्राइंगल पढ़ दें एहतिशाम, क्या क्या दिख रहा है हमें। ट्राइंगल पढ़ दें एक बार। एम। एम, मिशन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, डिविजनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल टारगेट्स। ठीक है, आई थिंक हमने इसको अच्छे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। मैंने बताया था कि एम से बनता है मिशन स्टेटमेंट। एम बेसिकली आपके दिल के अंदर होता है, लेकिन दुनिया को बताने के लिए आपको थोड़ा सा उसको शुगर कोड करके, बेहतर करके वो जो दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। हमने बहुत सारे इदारों के मिशन स्टेटमेंट देखे थे। जब इंशाल्लाह क्लास फिजिकल होगी तो मैं आपको कुछ अच्छी कंपनीज की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमने याद रखनी है। उसके बाद आ गए थे जी, मिशन स्टेटमेंट को एवेल्यूट करें, ये मैंने कवर किया था। ठीक है जी, जहां पर हमने कहा था मिशन स्टेटमेंट के कुछ एडवांटेज भी हैं लेकिन साथ में उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। याद आ रहा है? यस। लिमिटेशंस को डिसएडवांटेज भी कहा जाता है। लिमिटेशंस को डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, लिख लें अपने पास। किसी चीज की लिमिटेशन का मतलब है उसके डिसएडवांटेज। ठीक है जी। और बेनिफिट से मतलब है उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज में बेनिफिट्स। बेनिफिट्स, एडवांटेज। ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ से पढ़ा व्हाट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म एक्शन। और टेक्टिक क्या है? टेक्टिक और बेबी स्टेप्स जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी अचीव करते हैं स्ट्रेटेजी को। ठीक है जी, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। फिर आ रहा है हमारा ये, जरा ये पढ़ लें भाई, एक बार ये जरा पढ़ लें। ये भी कवर किया हुआ है लेकिन बाहर पढ़ लें, स्टार्टिंग फ्रॉम। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, then marketing objectives, then marketing strategies, marketing tactics, marketing budget. ठीक है, जिस तरह मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है इस तरह कंपनी का हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा। और हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बनाएगा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी से निकलेंगे टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स के पीछे उसका बजट भी होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बार आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फिर आपको मार्केटिंग के बजट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ डायग्राम याद आ रहा है? ये ऑर्ग स्ट्रक्चर, Yes. डिपार्टमेंट्स, उनके नीचे लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये हमने सब कवर किया था। अच्छा जी, फिर हम आ गए थे इसके ऊपर, अगर आपको याद हो 7 नुकाती एजेंडा था कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपको इन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ये रहा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर बेस्ड अपॉन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आर बेस्ड अपॉन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक बार ये 7 पॉइंट दोबारा पढ़ दें। Number one, set smart objectives. Number two, assess and clarify problem. Number three, gather data to analyze problem. Number four, analyze strategic options. Number five, use appropriate tools to decide between options. Number six, plan and implement decision action. Number seven, control and review against objectives. ठीक है, कोई भी आप डिसीजन लेंगे, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने प्रोडक्ट बंद करना है, मैंने 4 प्रोडक्ट में से 3 को लॉन्च करना है, मैंने ब्रांच ऑफिस खोलनी है, मैंने पाकिस्तान से बाहर काम करना है, कोई भी आप जब बिजनेस डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, एक होती है तुम्हारी मेरी नॉर्मल डिसीजन मेकिंग आम जिंदगी में, और एक होती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, ये हमने सारी बातें पढ़ ली थी। अच्छा, आखिरी बात हमने यहाँ आके रोकी थी मेरे ख्याल में जी। यहाँ से शुरू करते हैं, आज क्या डेट है? 15. ठीक है जी, मैं डेट डाल रहा हूँ। अब पहले मैं उर्दू में इसका प्रियम्बल सेट करता हूँ जरा। यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई ये जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्या वो वक्त के साथ चेंज होते हैं? बिल्कुल चेंज होते हैं। आज से 5 साल पहले मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था, आज से 10 साल पहले मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था, और आज आफ्टर 20 ईयर्स मेरा ऑब्जेक्टिव शायद चेंज हो जाएगा। एक कंपनी जिसने शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया, उसका शुरू में ऑब्जेक्टिव कुछ और था, दरमियान में हो सकता है चेंज हो, और 15-20 साल बाद उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। एक नॉट फॉर प्रॉफिट जो है, एनपी उसको बोलते हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा वक्त के साथ साथ। एक कमर्शियल इदारे का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा। तो यहां पर सिर्फ ये बात की जा रही है कि क्या जो आप एक बार ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, क्या वो चेंज होगा ओवर टाइम? ठीक है जी, स्टार्ट करें। How objectives change might changes over time. There are many examples of businesses changing their business objectives over time. These are some of the reasons for this.
A newly formed business may have satisfied the survival objective by operating for several years, and now the owners wish to pursue objectives of growth or increased profit. ठीक है, मैं लिख The रहा हूँ। इनिशियली द ऑब्जेक्टिव वाज, पढ़ो। initially the objective was survival, but now it's profit. ठीक है, आगे चलो। Number two, the competitive and economic environment may changes. The entry into the market of a powerful rival or the start of an economic recession may force a business to switch from growth to survival as its main aim. क्या लिखा, पढ़ो। Because of competition, objective is now survival. जी, ठीक है जी, आगे चले। सर ये इसकी वजह से ना क्योंकि जी, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया ना, राइवल्स बहुत आ गए। अगर पूरी इंडस्ट्री में आप देख लें, उसके सामने होंडा और टोयोटा क्या कर रहे हैं, सर्वाइव तो कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त जो अंदर यस। की रिपोर्ट है, ये होंडा और टोयोटा का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हेवल ने मार्केट कैप्चर कर लिए। अगर सोचें शायरा फैसल में आपको हेवल नजर ना आती, छंगन नजर ना आता, तो क्या दिखता आपको? सिविक दिखती ना। वो यस। सिविक नहीं दिख रही आपको, वो आपको 96 में वो गाड़ी दे रहे हैं जो आपकी 94 95 में भी नहीं है। तो इस वक्त बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो सरवाइव कर रहे हैं आपके। जी, थर्ड। A short-term objective of growth in sales or market share might be adapted to a longer-term objective of maximizing profit from the higher level of sales. ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? Maximizing profits. तो मैं लिखता हूं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग में ही तो हमने पहले पढ़ लिया था। जी, नई हेडिंग से Trans स्टार्ट। okay. Translation of objectives into targets and budgets. जी, An important role of senior management is to covert the कन्वर्ट, covert the overall objectives of the business कन्वर्ट, into targets. कन्वर्ट, कन्वर्ट। Acha, convert. Is to हाँ, convert the overall objectives of the business into target for individual department, groups, and individuals. ठीक है, Specific and measurable short-term targets must be set for each business section based on the overall objective of the business. These ठीक है। targets will be for limited time periods such as the next 3 months. These targets must be reached if the overall objective is to be achieved. पहला बड़ो टारगेट क्या होता है? Key term target. A short-term goal that must be reached before an overall objective can be achieved. हाँ, ये शॉर्ट टर्म गोल। टारगेट पे क्या क्या मतलब होगा टारगेट का? Short-term goal. शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। अब यहाँ दोबारा पढ़ता हूँ मैं। वो कह रहे स्पेसिफिक एंड मेजरेबल शॉर्ट टर्म टारगेट्स मस्ट बी सेट फॉर ईच बिजनेस सेक्शन। अब ईच बिजनेस सेक्शन में मार्केटिंग भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया, सेल्स भी आ गया, एचआर भी आ गया। प्लस हो सकता है कि आपके बिजनेस सेक्शन के 4 प्रोडक्ट्स हों। एल्फा भी बना रहे हैं, ब्रावो बना रहे हैं, चार्ली बना रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं। तो वो कह रहा है जो भी शॉर्ट टर्म टारगेट होगा विच शुड बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, वो किसी एक बिजनेस सेक्शन के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। ठीक है। दीज टारगेट विल बी फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर अगले 12 महीने में आपने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, हो सकता है मैं आपको होमवर्क दूं कल की क्लास में, और मैं आपसे कहूँ जी आपका शॉर्ट टर्म टारगेट ये है कि आपने अगले 2 दिन के अंदर मुझे ये सवाल करके दिखाना है। समझ आ रहा है? दीज टारगेट विल बी फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। क्या मतलब है लिमिटेड टाइम पीरियड का? जी, क्या पूरी मतलब? छोटे से ही क्लास। होंगे। हाँ, बताओ, जोर से बोलो। छोटे से वक्त के लिए होंगे। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मतलब लेट्स से इट कुड बी 6 मंथ्स, इट कुड बी लेट्स से मंथली, और इट कुड बी क्वार्टरली। वेरी गुड। सच एज द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है ना, क्वार्टर का मतलब आ गया। साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई? 4. 4 क्वार्टर होते हैं। दीज टारगेट मस्ट बी रीच्ड इफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव। जो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो कैसे मीट होगा? जब तमाम डिपार्टमेंट अपने शॉर्ट टर्म टारगेट मीट करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, जो बिगर पिक्चर है वो भी अचीव होना शुरू हो हो जाएगा। जाएगी। ठीक है ना। भाई मिसाल के तौर पर बीएस का टारगेट है, अकाउंट्स के सब्जेक्ट का टारगेट है, फिजिक्स का टारगेट है, मैथ्स का टारगेट है। जब आप ये सारे टारगेट मीट कर लेंगे तो इवेंचुअली क्रीडो का ओवरऑल टारगेट मीट हो जाएगा। मीट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, नेक्स्ट पढ़े, आगे चलें। Usually these targets form part of department budget or financial plan. ठीक है, आगे चलो, बताता हूँ क्या होता है ये पहले की Bu- टर्म पढ़ लो, बजट। Budget, a detailed financial plan for the future.
अब इस बजट में दो बातें होंगी, रिसीविंग भी आ जाएगी और पेमेंट्स भी आ जाएंगी। बजट में खाली एक चीज़ नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा घर का बजट लेट से इतना है, लेट से 4 लाख रुपए, तो बजट कैसे बनेगा भाई? ये मेरी इनकम है लेट से 5 लाख, और ये मेरे घर के खर्चे हैं 4 लाख, ये मेरी सेविंग हो जाएगी लाख रुपए। ये घर का बजट है। अब आप इस बजट में रहते हुए चलेंगे। अब जो भी आप एक्सपेंसेस करेंगे, जो भी आप खर्चे करेंगे, आपको पता है कि यार मेरा, मुझे अपने बजट में रहते हुए करना है। जिस तरह हमारा आम जिंदगी में बजट होता है, जिस तरह खवातीन का शॉपिंग का बजट होता है, उसी तरह हर डिपार्टमेंट का भी अपना बजट होगा। होता है। फॉर एग्जाम्पल, For example, a business might aim to increase sales in foreign market. The promotion department operating in each foreign country could be allocated dollar 3 3 मिलियन। million to 3 million to spend on increasing sales with the target of reaching total sales increases of 15% within 4 months. हाँ, क्या कह रहा है वो कह रहा है वो कह रहा है दीज टारगेट्स फॉर्म पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स बजट और फाइनेंशियल प्लान। जब आपको टारगेट दिया जाएगा तो आपको फिर आपका बजट भी देखा जाएगा। वो कह रहा है फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टारगेट ये है कि हमने फॉरेन मार्केट की सेल को बढ़ाना है, अगर हमने फॉरेन मार्केट की सेल्स को बढ़ाना है, हमने फॉरेन मार्केट में सेल को इंक्रीज करना है, तो फिर क्या कह रहा है वो? द प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग इन ईच फॉरेन कंट्री शुड बी एलोकेटेड अ $3 million बजट। जब हम फॉरेन मार्केट में सेल को बढ़ाने की बात करेंगे, तो फिर उससे जुड़े खर्चों की बात भी होगी कि फिर हमें मार्केटिंग का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, टू स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग सेल्स विद द टारगेट ऑफ रीचिंग टोटल सेल्स इंक्रीज ऑफ 15%। ये टारगेट दिया गया है। अगले 4 महीनों में आपको ये सेल्स बढ़ानी है। समझ आ रहा है कुछ? Yes. जब आपको ये सेल बढ़ाने का टारगेट दिया गया है, तो साथ में आपको उसका बजट भी दिया जाएगा। बजट ऑफ व्हाट? बजट ऑफ एक्सपेंसेस। कि भाई आपको, हम आपको बजट दे रहे हैं कि जी आपके डिपार्टमेंट पर लेट से हम $3 million का खर्चा आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग बजट रखें और आप करें एडवर्टीजमेंट। फिर आप एड भी दें, सोशल मीडिया की बूस्टिंग भी करें, ब्रोशर भी बांटें, जो करना है, गिफ्ट हैम्पर्स भी दें। फिर वट एवर यू वांट टू डू, डू इट। क्योंकि हमने आपको 3 मिलियन का बजट दिया हुआ है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमें सेल्स को 4 महीनों के अंदर 15% से बढ़ाना है। तो ये वर्ड आपने बड़ा सुना होगा जी, पाकिस्तान का बजट आ गया। क्या होता है बजट? बजट में आता है कि आपकी इनकम साइड क्या है और आपकी एक्सपेंस साइड क्या है। ठीक है जी। जिस तरह हमारे घर का बजट होता है, आपका पर्सनल बजट होगा, इस तरह कंपनी का भी ओवरऑल बजट होगा। फिर कंपनी का हर डिपार्टमेंट का अलग बजट होगा जी। भाई सबसे Communicating अहम बात, objectives. सबसे अहम बात, अगर मैंने आपको पहली क्लास में, अगर आपको याद आ रहा, तो मैंने कम्युनिकेट किया था कि भाई ना मुझे बी ग्रेड चाहिए, ना मुझे सी ग्रेड चाहिए, मुझे तो ए ग्रेड चाहिए। मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा आपको क्लियर सेट करके दिया था। उसी तरह मुझे बताएंगे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे वो मिशन स्टेटमेंट है, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे दिलों में है। ये हम सबके दिलों में, मैनेजमेंट के दिलों में है, लेकिन लोगों को नहीं पता। फायदा होगा कुछ? No. फायदा कब होगा? जब सबको पता चल जाएगा। जब सबको पता चलेगा। कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लास के हर बच्चे को बताओ कि सर साजिद जो बीएस पढ़ा रहे हैं, उनकी नीयत बड़ी क्लियर है कि यार लॉजिक भी हो, अंग्रेजी भी बेहतर हो, और हमारा पेपर में परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। तो हर बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ेगा जी। बस स्टार्ट करें। कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्टिव जी। There is no point in setting objectives and then telling no one about them. Companies communicate with shareholders and other external stakeholders through the annual published report. This contains details of the objective the senior managers have established for the business. Mission statements are often widely publicized as well, although these do not contain specific details about business objectives. Business objectives must also be explained to employees. If employees are unaware of the business objectives, how can they contribute to achieving them? Communicating business objectives and translating them into individual targets are essential for the effective motivation of employees. जी, If em- 1 मिनट, एक काम करें, 5 सेकंड दे रहा हूँ, तमाम बच्चे जरा इस पैराग्राफ को पढ़े। तो मैं बजवर्ड निकाल रहा हूँ, खामोशी तो पढ़ लें जी। क्या लिख रहा हूँ मैं? पढ़े जी, एहतेशाम पढ़े। must be communicated to employees. ठीक है जी, आगे बढ़िए। If employees are communicated with and therefore involved in the setting of individual targets, then these benefits should result. ठीक है, Number एक one, एक दोबारा पढ़ना जरा एक बार यहाँ से। इफ कम्युनिकेटिंग बिजनेस, यहाँ से पढ़े। if communicating business
Communicating business objectives and translating them into individual targets are essential for the effective motivation of employees. कम्युनिकेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू इंडिविजुअल टारगेट। सर कैसे, क्या मतलब है यार? बहुत ही सिंपल सा मतलब है भाई। क्रीडो ने या किसी भी कॉलेज ने अपने एडमिन डिपार्टमेंट को ये टारगेट दिया कि आपने इस बार हमें 500 एडमिशन ज़्यादा करके देना है, ठीक है। इस 500 एडमिशन ज़्यादा करने के लिए हम आपको एक्स अमाउंट का बजट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके डिपार्टमेंट ने ये बजट अचीव कर लिया या टारगेट अचीव कर लिया, दोनों जुमले सही होते हैं। अगर हमने जो आपको टारगेट दिया है, अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो हर बंदे को एक्स अमाउंट ऑफ बोनस दिया जाएगा। क्या बात समझ आई है? Yes. इसका मतलब है जो एक डिपार्टमेंट का टारगेट था, सडनली वो क्या बन गया? Individual target. हाँ, या मैं यूं कर सकता हूं कि अगर मेरी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4, और हमने कहा जी हर बंदा जो जितने मैक्सिमम एडमिशन करेगा उसको लेट से पर एडमिशन हम इतना अमाउंट पे करेंगे, उसको लेट से हम पर एडमिशन इतना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है जी। बोनस के तौर पे कह लें, या आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह एचआर के अंदर बताऊंगा, या उसको हम पे करेंगे कमीशन। तो सडनली द ऑब्जेक्टिव ओवरऑल, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो क्या बन गया? वो बन गया इंडिविजुअल टारगेट। अब मुझे बताएं, अगर मुझे टारगेट मिलेगा तो भाई क्या मैं मोटिवेशन के साथ काम करूंगा? Yes. समझ आ रहा है? अब देखें मेरा मोटिवेशन चेक करें, आप चेक कर रहे हैं मेरा मोटिवेशन क्या है? मेरा मोटिवेशन है ग्लूकोज बिस्किट मुन्ना। समझ आ रहा है? जी भाई आगे चलें। भाई कौन कौन मुन्ना बिस्किट खाता है? खाते हो ना खाते हो? भाई ये रहा जी। आवाज ही नहीं आ रही है, आगे बढ़े। If employees are communicated with and therefore involved in the setting of individual targets, then these benefits should result. जी क्या बेनिफिट से पढ़े? पहला, Employees and managers have a greater understanding of both individual and company wide goals. Number two, employees understand the overall plan and how their individual goals fit into the company's business objective. Number three, employees share responsibility for targets and objectives by interlinking their goals with those of others in the company. Number four, managers can easily track the performance of employees and then appraise them. ठीक है। जरा एक बार आप चारों सेकंड 4 सेकंड ना पढ़ लें, तमाम लोग इसको जरा एक बार पढ़ लें प्लीज। सर मैं जी वो सर, थर्ड थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया। पढ़े। एक मिनट को मैं सारे दोबारा पढ़ता हूँ। कह रहा है एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी वाइड गोल्स। मुझे अपने गोल्स का भी पता हो गया, मुझे अपने टारगेट्स का भी पता है, मुझे कंपनी वाइड गोल का भी पता चल गया। यानी आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें पता है कि जी कंपनी का गोल यही है और उससे जुड़ा हमारा गोल भी यही है। ये नहीं हो सकता कि दोनों के गोल्स अलग हों। उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 2, वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्लान एंड हाउ देयर इंडिविजुअल गोल फिट इनटू द कंपनीज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मुझे एक बात बताएं, जो सर्विस इंडस्ट्री, तब सबको मेरी आवाज आ रही? तमाम लोग पार्टिसिपेट करें। सबको मेरी आवाज आ रही भाई? जवाब दें। जी Yes. सर। यस सर। आप कभी बैंक गए, कस्टमर सर्विस चेक करें। आप अच्छे ब्रांडेड रेस्टोरेंट गए, कस्टमर सर्विस चेक करें। आप बहुत अच्छे किसी कॉलेज गए, कस्टमर सर्विस चेक करें। तो मुझे बताएं कि एक बंदा जिसका जिसका टारगेट ये है कि जब भी कोई, सुनना गौर से, जब भी कोई बंदा कंपनी में दाखिल होगा तो तुमने सिर्फ गर्दन हिला के सलाम कर लें, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, चाय पानी पियेंगे आप, जी प्लीज बैठे। उसका पूरे दिन में काम ये है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, प्लीज बैठे, मैं हेल्प यू सर। मुझे बताएं क्या वो डायरेक्टली 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 क्या वो कस्टमर को सेल्स कर रहा है डायरेक्टली? ओ सर। यस नहीं कर सर। रहा। लेकिन उसके भी टारगेट होंगे। उसका टारगेट है कि कस्टमर सेटिस्फाइड जाना चाहिए और कस्टमर की पेशानी पे बल ना आए, और कस्टमर आधा पौना घंटा से ज्यादा वेट ना करे, और कस्टमर ये कहे जी आपके यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा अखलाक है, तो ही विल बी अप्रेज ऑन हिज बिहेवियर, ऑन हिज एटीट्यूड। मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे बताएं, एक तरफ कंपनी कह रही सेल बढ़ाओ, फिर दूसरी तरफ कुछ लोग सेल्स करने के लिए कस्टमर्स को लॉक कर रहे हैं, बता रहे हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अखलाक से कस्टमर्स को पुल कर रहे हैं। क्या ये तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम हो गया? Yes. जी क्या Yes. भैया। सारे ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव ही को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ या ना?
Yes. यस सर। Yes. वेरी गुड। अब थर्ड में समझाता हूं। कह रहे एम्प्लॉइज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव बाय इंटरलिंकिंग देयर गोल विद दोज ऑफ अदर्स इन द कंपनी। यार आप मुझे बताया ना कि फाइनेंस का काम क्या है। फाइनेंस का काम है जी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने। फाइनेंस का काम यह है कि जी आपने बजट एलोकेट करना है। अब मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूं और आप सारे मेरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो बजट है वो 3 लाख रुपए लेट से कितना है भाई? 3 लाख 3 लाख। रुपए। 3 लाख रुपए। आप मुझे बताएं कि जो सारे एम्प्लॉइज हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या बजट क्रॉस करेंगे या बजट के अंदर रहेंगे? बजट के अंदर आएगा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमने सेल बढ़ानी, तो क्या हम सब मिलके सेल बढ़ाने की बात करेंगे या सेल कम करने की बात करेंगे? बढ़ाने की शेयर बात बढ़ाए। करेंगे। ये जो इंटरलिंकिंग है ये क्या है? इंटरलिंक का मतलब है कि एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव दूसरे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से लिंक होगा, क्योंकि ये सारे लिंक हो गए। ओवरऑल किससे लिंक है? कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। तो वो कह रहे हैं एम्प्लॉय शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टारगेट्स। ये जो ओवरऑल टारगेट है ये सबकी जिम्मेदारी है। एन ऑब्जेक्टिव बाय इंटरलिंकिंग देयर गोल्स। किसके गोल्स? एम्प्लॉय के अपने गोल्स। किसके साथ? विद दोज ऑफ अदर्स इन दी कंपनी। यानी मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट भी है और तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट है, तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सेल्स का काम क्या है? सेल्स का काम है माल बेचना, ऐसा ही है भाई? Yes. जी यस सर। बिल्कुल। काम क्या है? सेल्स का काम क्या है? माल बेचना, सेल करना। जी मार्केटिंग सर। मार्केटिंग का काम क्या है? मार्केटिंग का काम है रिसर्च करके बताना कि कितने का बेचे और कहां बेचें। तो मुझे बता दें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बताएं, क्या इन दोनों का ऑब्जेक्टिव लिंक्ड होगा या अलग अलग होगा? लिंक्ड होगा। बस Linked है पॉइंट sir. नंबर 3 में वो ये कह रहा है। और नंबर 4 क्या है? जब मेरा टारगेट सेट किया जाएगा, जब मेरा टारगेट, Set किया जाएगा। हाँ तो फिर इससे क्या होगा? टारगेट सेट करने से क्या होगा? टारगेट सेट करने से ये होगा कि कंपनी मेरे मुझे अप्रेस कर सकती है। मैनेजर्स कैन इजीली ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड देन अप्रेस देम। अब उस्मान मेरे पास आ गए, सर आपने मुझे बोनस नहीं दिया, आपने उसको तो बोनस दिया। मायरा मेरे पास आ गई, सर आपने बड़ी ज्यादती की, आपने मेरा इंक्रीमेंट बहुत कम किया। जेरी मेरे पास आ गए, एहतजाम मेरे पास आ गए। तो भाई मैं आपसे कहूंगा जी मैंने आपको टारगेट दिया था 300 यूनिट बेचने का, है जी? कितने यूनिट Yes. बेचने का भाई? 300। 300 यूनिट। 300 यूनिट। आपने बेचे ही 200 है। तो क्या आपने टारगेट मीट किया? नहीं। तो मैं आपको बोनस क्यों दूंगा भाई? अब जब ये टारगेट सेट ही नहीं होगा तो मैं और आप हवा में बातें कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूं यार चाय तो बहुत अच्छी होती है और चाय तो गर्म होनी चाहिए, सब बातें हो रही हैं, चाय सामने नहीं है। अब ये देख लें चाय मेरे सामने है, मैं चख रहा हूं। हम्म। चाय गर्म भी है, चाय सही भी है, अब बात करो। समझ आ रहा है? तो जब Yes. तक कि आपका टारगेट सेट नहीं होगा, कोई भी मैनेजर, कोई भी आपका जो बॉस होगा वो आपको अप्रेज या इवैल्यूएट नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो अगर मैं अप्रेज के साथ एक और वर्ड लिख दूं बच्चों की आसानी के लिए, इवैल्यूएट लिख लो। और अगर उर्दू में तर्जुमा बताऊं तो उर्दू में तर्जुमा ये होगा कि जो जो टारगेट मैंने तुम्हारे लिए सेट किया था, मैं उस टारगेट को देखते हुए तुम्हें अप्रेस करूंगा कि तुमने अपना टारगेट मीट किया या नहीं किया। अब आगे चलो जी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल नाउ। If managers fails to communicate with employees on objectives or changes in objectives, fear and uncertainty might spread amongst the workforce. This could lead to resistance to change and potential industrial action. अच्छा, इसमें 3 लाइनों में उसने काफी सारी बातें कर दी जिनका ताल्लुक फ्यूचर से है। वो कह रहा है अगर मैनेजर्स फेल हो गए एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करने में ऑब्जेक्टिव या जो भी तब्दीली आने वाली, चेंज इन ऑब्जेक्टिव, जो अगर कोई ऑब्जेक्टिव में चेंज है वो भी नहीं बताया, हमें कम्युनिकेट ही नहीं किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे इदारे का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उससे क्या होगा? फेयर एंड अनसर्टिनिटी माइट स्प्रेड अमंग द वर्कफोर्स। Yes. अगर मुझे ये ना पता हो कि मैं शारा फैसल में गाड़ी चला रहा हूं, मैंने जाना कहाँ है, तो मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ लेकिन कोई मोटिवेशन लेवल नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि सारे दोस्त मेरे वहां फला रेस्टोरेंट पहुंच रहे हैं, कोलाची पहुंच रहे हैं या 2 दरिया जा रहे हैं, और अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ शारा फैसल के ऊपर, तो अब मुझे ऑब्जेक्टिव पता है कि मुझे आधे घंटे में वहां पहुंचना है, तो मेरा लेवल ऑफ मोटिवेशन कुछ और होगा। ऐसा ही है भाई? Yes. तो वो कह रहा है कि यस सर। अगर आपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट नहीं किया या अगर आपके ऑब्जेक्टिव में चेंज है, वो चेंज भी आपने कम्युनिकेट नहीं किया, तो उससे कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन तो बहुत दूर की बात है, दैट वुड स्प्रेड अनसर्टेनिटी। फिर कह रहा है दिस कुड लीड टू रेजिस्टेंस टू चेंज एंड पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एक्शन। का मतलब होता है
एहतजाज, एक्शन बाय एम्प्लॉइज। मिसाल के तौर पे एकदम से आपको ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, लोगों ने कहा नहीं हम तो चेंज नहीं मानते, एकदम से कहा जी वो हमने सेल टारगेट डबल कर दिया है, एकदम से आपने कहा जी ब्रांच ऑफिस चेंज कर रहे हैं हम, एकदम से मैनेजमेंट ने फैसला किया जी फला प्रोडक्ट अब नहीं बेचेंगे। तो हो सकता है जो आप एकदम से सरप्राइज दे रहे हैं ना, उससे लोग क्या करेंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, दे विल बी रिलक्टेंट, दे विल बी रिलक्टेंट। समझ आ रहा है? आगे चलें। अच्छा जी, ये हमने एक पार्ट मुकम्मल कर लिया और हम इस वक्त अपने सिलेबस के यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 4 पर हैं, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फिर हमारा यूनिट 1 का आखिरी चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 5। तो लेट्स स्टार्ट। और हेडिंग पढ़ें, फिर मैं जरा बात करता हूँ उसके ऊपर। हेडिंग पढ़ें। Ethical influences on business objectives and activities. दोबारा पढ़ें। Ethical influences on business objectives and activities. अच्छा, जरा मुझे पूरी क्लास बताया कि ये एथिकल इन्फ्लुएंस से क्या मतलब है और यहाँ एथिक्स से क्या मतलब है। शाबाश, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई ये। social responsibilities, जी social responsibilities, ठीक है, और बताएं। discipline, ठीक है, और एथिक्स से क्या मतलब आ रहा है? तहजीब, अगर मैं एकदम सोसाइटी, अगर मैं एकदम से बगैर वजह के किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से निकाल दूं, एथिकल अनएथिकल? Unethical. ethical, अगर अनएथिकल, अगर मैं फिजिकल क्लास में किसी बच्चे के साथ बदतमीजी करके उसको बाहर निकाल दूं, एथिकल अनएथिकल? Unethical. अनएथिकल, unethical, अगर कोई बच्चा क्लास में मुझसे बदतमीजी करे, एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल, Unethical. unethical, अगर मैं सबके सामने कोई बच्चा मुझे तोहफा दे रहा है और मैं उसको तोहफा दे रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे देख रहे हैं कि पता नहीं आपस में क्या चल रही है, और हम तोहफे का तबादला कर रहे हैं, एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल, unethical, Unethical. अब सुनिएगा बात, बड़ा अच्छा आपने पार्टिसिपेट किया। आई वॉज वर्किंग फॉर सीमेंस पाकिस्तान बैक इन 2007। कौन सी कंपनी? Siemens Pakistan. ये आप यूं समझिए कि ये दुनिया की बड़ी टॉप मल्टीनेशनल है, सीमेंस पाकिस्तान नाम है इसका। पूरा नाम है सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है। मैंने यहाँ जॉब की 2007 से लेकर 2009। इट्स अ जर्मन मल्टीनेशनल। इसकी जो असल कंपनी है वो जर्मनी में है, और सीमेंस जर्मनी की 100% ओनरशिप है इन सीमेंस पाकिस्तान। ठीक है, बहरहाल, तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास था? सीमेंस जर्मनी के पास था। जब मैंने 2007 में सीमेंस पाकिस्तान ज्वाइन की थी, तो तकरीबन इसमें 1200 एम्प्लॉयज थे। कितने थे? 1200. जब मैंने सीमेंस पाकिस्तान ज्वाइन की, तो मुझे शुरू में एचआर डिपार्टमेंट ने जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया और मेरा थंब इंप्रेशन लिया अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तो मुझे साथ में एक एथिकल डॉक्यूमेंट दिया गया। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आप सीमेंस पाकिस्तान में रहते हुए ये काम कर सकते और ये काम नहीं कर सकते। आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप रिश्वत नहीं दे सकते, आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए महंगे महंगे तोहफे ना दे सकते ना ले सकते हैं, आप खवातीन से बदतमीजी नहीं कर सकते, आप कैश की चोरी नहीं कर सकते, आप फला काम ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ये मुझे बताने की क्या जरूरत थी सीमेंस पाकिस्तान को, दोस्तों? ताकि उनके ethical values intact रहें। हाँ, बात समझो। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी ए लेवल्स कॉलेज को 50 एडमिशन ला के दूं, लेकिन अगले का नुकसान करके या अगले कॉलेज को झूठ बोल के या कोई धोखा दे के, और मैं इस कॉलेज को फायदा दे दूं, सही है गलत है? दोनों. गलत है। गलत है, गलत है, ठीक है। सीमेंस पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया और मुझे पता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट हारने वाले हैं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए बैक डोर से जाकर गवर्नमेंट के कुछ लोगों को बड़ा महंगा सा डिनर कराया, और साथ में उनको मैंने तोहफा दिया, रिश्वत दी एक तरह की, महंगा खाना खिलाना अपने मकसद के लिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये भी रिश्वत में आएगा भाई, गुनाह है। खाना उल्टा खा के गुनाह हो गया। अब मुझे बताएं, जब मैंने खाना खिलाया, वो महंगे महंगे तोहफे दिए, तो सुबह कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे निकल आया, बाकी सारी कंपनी देख रही है ये क्या हो गया, सही हुआ गलत हुआ? गलत. गलत है, क्यों गलत हुआ दोस्तों? मेरे प्यारे बच्चों,
क्यों गलत हुआ? मेरी जान के टोटो क्यों गलत हुआ ये मुझे बताएं आप। गलत गलत क्या है इसमें? कंपनी को फायदा दे रहा हूं मैं, 100 अरब का फायदा हो गया भाई, इसमें सर नुकसान क्या अनएथिकल है, अनएथिकल है अनएथिकल ना। वे से फायदा दे रहे हैं ना। है? यही तो समझाना है मुस्तकबिल के नौजवानों, खवातीन और हजरात। एक जो गलत है वो गलत है, इस बात को मानो। जिंदगी में बहुत सारे आपके सामने चीजें आएंगी, कुछ का ताल्लुक एथिक्स से होगा, कुछ का ताल्लुक एथिक्स से नहीं होगा। तो हमें जो अनएथिकल चीजें हैं उस रास्ते को इख्तियार नहीं करना होगा। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो देर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जिनको अवेल करके आप अपना फायदा भी कर सकते हैं और कंपनी का फायदा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अनएथिकल है तो आप वो काम नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और बस हमने इंशाल्लाह वाइंड अप भी करेंगे। फिर ये जो आप आज एथिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी मजीद बात इंशाल्लाह इसके चैप्टर नंबर 5 में है। फिर कुछ एडवांस बातें इंशाल्लाह A2 में करेंगे आपसे जी। पहले स्टार्ट करें की टर्म अपना, एहतिशाम भाई। Ethical code, code of conduct, a document detailing a company's rule and guidelines on staff behavior that must be followed by all employees. दोबारा पढ़ें। Ethical code, code of conduct, a document detailing a company's rule and guidelines on staff behavior that must be followed by all employees. वो कह रहा है डॉक्यूमेंट डिटेलिंग अ कंपनीज रूल्स एंड गाइडलाइन ऑन स्टाफ बिहेवियर दैट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल एम्प्लॉइज। इसको मैं सिंपल आम जबान में कहता हूं डूज एंड डोंट्स। क्या कहता हूं भाई? Do's and don'ts. जी आगे डूज चलें। एंड डोंट। डूज एंड डोंट, ये करेंगे, ये कर सकते और ये नहीं कर नहीं कर सकते सकते. जी। स्टार्ट। The growing acceptance of corporate social responsibility has led to business uh, adopting an ethical code to influence the way in which decisions are taken. ठीक है। Most business decisions have an ethical or moral dimension. For मोरल example, डायमेंशन, मोरल डायमेंशन। moral dimension. For example, should a toy company advertise its product to young children so that they pester their parent into buying them? Is it acceptable to take bribes to place an order with another company? Should a bank invest in a company that manufactures weapons or test chemical on animals? Is it अच्छा, मैं इसमें acceptable? कुछ नहीं बोलूंगा। मैं किसी पॉइंट के दरमियान में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं देखता हूं आप कितना समझते हैं। कुछ पॉइंट आसान है, कुछ पॉइंट मुश्किल है, जरा पार्टिसिपेट करते हैं जी। आगे चलें। Is it acceptable to feed genetically modified food to cattle? Do we accept lower profits in the short term by purchasing less polluting products equipment? Should chief executive receive substantial pay raises and bonuses when other workers in the business are being made redundant? Is it acceptable to close a factory to save costs and increase profits even though many jobs will be lost and workers may find it harder to get other jobs? If legal control and inspection are weak, is it acceptable to pay very low wages for long hours of work in order to reduce business costs? If it is not illegal, should a business employ child labor to reduce costs? Should a business produce potentially dangerous goods as long as no one finds us out? आगे अगला पैराग्राफ। These are all examples of ethical क्या लिखा है? डेलेमास, डेलेमा Dilemmas, डेलेमा। dilemma. The way in which employees behave and take decisions in these cases should be covered and explained by a company's ethical code of conduct. रुक जाओ, Some रुक जाओ, रुक जाओ। okay, हजरात, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जरा ये सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़े। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौजू आ गया सामने। स्क्रीन दिख रही है पूरी? yes, जी। खामोशी तो पढ़ें जरा सारे पॉइंट्स जी। पॉइंट्स कैसे लगे? कैसे लगे पॉइंट्स? interesting, sir. ठीक है। इंटरेस्टिंग। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। आई वुड वांट वॉलंटियर्स। मैं चाह रहा हूँ हर बंदा एक डिफरेंट पॉइंट पढ़े, ठीक है? तो कोई भी पढ़ सकता है। तो एहतिशाम, चूंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा रीडिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन में आप भी पढ़ रहे होते हैं, तो पहला पॉइंट तो आप खुद ये तो पढ़ लें, फिर मायरा पढ़ लें, फिर कोई और पढ़ ले। मैं चाह रहा हूँ सब पार्टिसिपेट करें जी। Is it acceptable to take bribes to place an order with another company? अच्छा, तुम पहले खुद बताओ, तुम्हारे मुताबिक सही है गलत है? गलत है, unethical. ठीक है, ठीक है जी। मायरा, नेक्स्ट पॉइंट। Is it, sorry, should a bank invest in a company that manufactures weapons or tests chemicals or on animals? यार मेरा इससे क्या ताल्लुक है भाई? मेरा काम था इन्वेस्ट करना। आप मुझसे लोन मांगनी है, मैंने आपको लोन दे दिया, खत्म। ट्रांजैक्शन किया गया। मैं आपको लोन दूंगा, आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। अब आप उससे बम बनाए, पटाखे बनाए,
हमले करें, न्यूक्लियर वॉर करें, मेरा उससे क्या ताल्लुक है यार? भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूं ना। आप जरा चश्मा लगाएं, चूंकि आपने ऑलरेडी ऐनक लगाई हुई है मायरा। आप जरा लगाएं ऐनक, एथिक्स वाली ऐनक लगाएं, एथिक्स की ऐनक लगाएं। आप क्या दिख रहा है? सर वेपन्स का तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन केमिकल्स और एनिमल्स में मुझे मतलब ठीक है, प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कोई और पढ़ ले भाई। अलीशा पढ़ ले। Do we accept lower profits in the short term by purchasing less polluting production equipment? जी क्या कह रहा है? अगर मैं उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूंगा जिनमें पोल्यूशन जिनसे कम होगा, ठीक है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो महंगे हैं और उनसे मेरा प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगा, तो क्या हमें ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एक्सेप्ट करने चाहिए? जबकि उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि माहौलियात में जो इसका इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा। एक सवाल है, क्या बोलती हैं आप? ठीक। ठीक है। और कौन है जी लाइन पर? अब्दुल राफे पढ़ लें जी। अब्दुल राफे पढ़े। ठीक है, दो आप पढ़ लें। Should chief executives receive substantial pay rises and bonuses when other workers in the business are being made redundant? ले ऑफ कर रहे हैं आप। 5 बंदे आपने निकाल दिए, 5 बंदे आपने निकाल दिए इस चक्कर में कि जी अब बड़ी जो है ना कंपनी अब सैलरीज बेयर नहीं कर पा रही है और हालात बड़े खराब हो रहे हैं, तो हमने 5 बंदे निकाल दिए ताकि कंपनी की जो सैलरीज हैं उस पर लोड कम पड़े। 5 बंदे आपने निकाल दिए, लेकिन जो डायरेक्टर्स को और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को जो आपने अभी नई गाड़ी निकाल के दी है और जो आप उनको बड़े बड़े महंगे महंगे बोनसेस दे रहे हैं, वो अब ये बताओ एथिकली सही है गलत है? गलत है। गलत है। एक सवाल है ना। अच्छा ये पढ़ें, एहतशाम आप दोबारा पढ़ लें। इफ If legal controls and inspection are weak, is it acceptable to pay very low wages for long hours of worker in order to reduce business costs? सिर्फ इसलिए है कि कोई इंस्पेक्शन करने वाला नहीं है और कोई लॉ एंड ऑर्डर को चेक एंड बैलेंस देखने वाला नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की वाट लगा दें और आप उनको लेट बिठाएं, आप जो है उनसे लेट आवर्स में काम कराएं, संडेज को काम कराएं और आप उनको सैलरी भी ना दें प्रॉपर, और आप उनकी तनख्वाहें बजाय बढ़ाने के कम कर दें। अब बताओ सही है गलत है? गलत, गलत है। unethical. ऐसा ही ना भाई। असल में बात क्या हो रही है? कह रही शुड अ बिजनेस प्रोड्यूस पोटेंशियली डेंजरस गुड्स एज लॉन्ग एज। No one finds us out. जी सर, साजिद ने 15 मिनट की क्लास ली गायब, 10 मिनट की क्लास ली गायब, ठीक है जी, और बस क्लास में आ रहे हैं, माइक सबका बंद है, पढ़ा के चले गए। ठीक है यार, कोई देखेगा तो देख लेंगे, कोई पूछेगा तो देख लेंगे, सर आपने 15 मिनट क्यों पढ़ाया? सर आप 1 घंटे के, सर आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने घंटा पढ़ाना है, और आपने क्लास को ऐसे लेके चलना है कि अगर ये क्लास फिजिकल होती तो मैं सबसे हाई कांटेक्ट करता, मैं सबसे बात करता। ठीक है यार, जैसा चल रहा है चलने तो, जब कोई देखेगा तो फिर देखेंगे। अब मुझे बता दे, एथिकल अनएथिकल? Unethical. Unethical. एथिक्स ना इंसान के अंदर यहाँ होता है, इधर देख लें, एथिक्स यहाँ होता है इंसान के अंदर। और मैं एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ मेंबर ऑफ एसीसीए, हमारी एथिकल वैल्यूज हैं, बताऊंगा कभी इंशाल्लाह A2 में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। हमारी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी हैव एथिकल वैल्यूज। नाम लेते हो, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी, हम झूठ नहीं बोल सकते। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पर हमने साइन किया हुआ है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं और बैंक के लोन के अगेंस्ट अगर हमने किसी रिपोर्ट पर साइन किया हुआ है, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। अब मुझे बताएं, हमारी तो वैल्यूज में इंटेग्रिटी शामिल है, तो गलत काम कर सकते हैं भाई हम? नहीं. नहीं कर सकता। नहीं तो कर भाई सकते। एथिकल वैल्यूज को फॉलो करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये इसी से मेंबर होना जरूरी नहीं है, ये इंसान के अपने अंदर है। तो ये अंग्रेज हमें ये बता रहा है कि भाई जब तुम बिजनेस करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे, तो तुम्हारे सामने दो रास्ते आएंगे, एक में एथिक्स है और एक में एथिक्स नहीं है. नहीं है। फिर फैसला तुम्हारा है, एक तरफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, एक तरफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। अब तुम कहां जाओगे, ये फैसला तुम्हारा है। इसी बात पर मायरा जरा ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें बाप, ये वाला जी। Some managers will argue that any business decision that reduces costs and increases profits is acceptable as long as it is legal. And some might argue that even illegal actions could be justified. However, there is now considerable evidence that more and more companies are considering the ethical dimension of their actions, not just the impact they might have on profit. जी मैं दोबारा पढ़ देता हूं।
क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है सम मैनेजर्स विल आर्ग्यू दैट एनी बिजनेस डिसीजन दैट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट is acceptable as it is legal, and some might argue that even illegal actions could be justified. वो कह रहे हैं भाई ठीक है, अगर तो आप एक लीगल डिसीजन ले रहे हैं जहां कॉस्ट भी कम हो रही है और पैसा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ठीक है। लेकिन कुछ कह रहे नहीं, अगर कॉस्ट कम हो रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, और चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, कुछ लोग कह रहे जाने दो, जस्टिफाइड, कह रहे इट कुड बी जस्टिफाइड। However, there is now considerable evidence that more and more companies are considering क्या the ethical dimension of their actions, not just the impact they might have on profits. क्योंकि अब दुनिया हो गई है ग्लोबलाइज, सोशल मीडिया का दौर है, कंपनीज पर लीगल प्रेशर है। अगर किसी ने कंपनी को गलत काम करते हुए देख लिया, रॉन्ग डूइंग करते हुए देख लिया, और अगर वो मार्केट में इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गई, तो रातों रात कंपनी की जो इज्जत है उसका हो जाएगा काम खराब। तो जो आपने इज्जत बरसों में बनाई है, वो रातों रात आपकी इज्जत क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो बहुत सारी कंपनीज मजबूर हैं कि आपने एथिक्स को आपने फॉलो करना है। करना है आपने, ठीक है। करना है। Other managers will operate their business along strict ethical rules and will argue that even if certain actions are not illegal, they are not right. क्या मतलब है? वो कह रहा है अदर मैनेजर्स विल ऑपरेट देयर बिजनेस अलोंग strict ethical rules and will argue that even if certain actions are not illegal, वो इलीगल नहीं है लेकिन वो ठीक भी नहीं है। बात समझ रहे हो? यस। इस जुमले का क्या मतलब है? अंग्रेजी का मसला आ रहा है जिनको समझ नहीं आ रहा, इस जुमले का क्या मतलब है? ये नॉट गवर्नमेंट इलीगल। लॉस में नहीं लिखा हुआ कि ये काम गलत है, लेकिन एक्चुअली में सही नहीं है। हाँ, नॉट इलीगल का मतलब है कि एज पर लॉ है, ऐसा ही है। लेकिन क्या है यस, वो, हमें लग रहा है वो ठीक नहीं, इट्स नॉट राइट। आप समझो बात को, मतलब कि वो इलीगल भी नहीं है और ठीक भी मगर नहीं। अनएथिकल है। हाँ, Morally about it. बिल्कुल बिल्कुल। मोरली सच एक्टिविटीज कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मुझे बता दे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि मैं किसी बच्चे को डांट के बाहर नहीं निकाल सकता? इसका मतलब है किसी बच्चे को मैं डांट के बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या ये एथिकली ठीक है, गलत है? गलत है। गलत है। Morally, such activities cannot be justified, cannot be justified, cannot be justified, even if they might cut cost or increase sales. समझ आ रहा है? यस। जी। तो अब ये अगर अगर मैं इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं आपसे, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इस पूरे पैराग्राफ का? अगर मैं पूछूं मुझे इसका कंक्लूजन बता दें आप ये वाले इस पैराग्राफ का, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? एनीबॉडी? कि कुछ काम अगर लीगल है और तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर वो इलीगल है तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है और सेल प्रॉफिट बढ़ा रहा है तो वो जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ काम इलीगल ना भी होकर मतलब सही नहीं है, अनएथिकल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आखिरी इसका पढ़ लें, मेरे ख्याल में इसका लास्ट पेज आ गया। हाँ जी, आए चैप्टर मुकम्मल करते हैं। अच्छा, अब आ रहा है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग को हम कहते हैं, ये AO4 है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और ये जो सवाल आता है इवेल्यूशन का, ये आता है 12 नंबर के सवाल के अंदर, 12 मार्क्स। इसको हम कहते हैं AO4। इस पर मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, जरा एहतशाम दोबारा पढ़ें, आगे कंटिन्यू करें। Evaluating ethical decisions. Following a strict ethical code in decision making can be expensive in the short term. Number one, using ethical and fair, fair trade supplier can add to business costs. Number two, not taking bribes to secure business contracts can mean failing to secure significant sales. Number three, limiting the advertising of toys to just adults so that children do not pester them to buy may result in lost sales. Number four, accepting that it is wrong to fix prices with competitors might lead to lower prices and profits. Number five, paying fair wages even in very low wage economies raises wage cost may सर ये पॉइंट बन रहा है raises wage costs में एक मिनट, एक मिनट।
ये फाइव दोबारा पढ़ो। Paying fair wages even in very low wage economies raises wage कॉस्ट, हाँ, costs and may रिड्यूस। reduce a firm's competitiveness against businesses that exploit workers. हाँ तुम पढ़ो, मैं सारे पॉइंट तुम्हें समझाता हूँ, आगे चलो। Avoiding potentially expense in the long term, there could be substantial benefits from acting ethically. Number जी one, avoiding potentially expensive court cases can reduce the cost of fines. Number two, acting unethically can lead to bad publicity, lost customer loyalty, and long-term reduction in sales. Ethical policies can lead to good publicity and increased sales. Number three, ethical businesses attract ethical customers, and as world pressure grows for corporate social responsibility, this group of consumer is increasing. आगे। Number four, ethical businesses are more likely to be awarded government contracts. Number five, well qualified employees may be attracted to work for the companies with the most ethical and socially responsible policies. जी अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ से चलते हैं, ठीक है, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। मैं कह रहा हूँ फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट एथिकल कोड इन डिसीजन मेकिंग कैन बी एक्सपेंसिव। अच्छा जी, तुझे बड़ा नेक बनने का शौक है, ठीक है भाई, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हम कह रहे हैं जब आप शुरू में एथिक्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में क्या पड़ेगा आपको, ये महंगा। एक्सपेंसिव। महंगा पड़ेगा भाई, महंगा पड़ेगा। क्यों? एक तो आपकी बिजनेस कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जब आप रिश्वत नहीं देंगे, तोहफे ताइफ नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, ठीक है। कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट, चाहे वो बच्चों के खिलौनों की हो या कोई और एडवर्टीजमेंट हो, जिससे कि आपको लग रहा है कि यार मार्केट में अनएथिकल बात हो जाएगी और हमें ऐसे ऐड नहीं चलाने चाहिए, उससे सेल क्या होगी शुरू में, कम हो कम। जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं एक्सेप्टिंग दैट इट इज रॉन्ग टू फिक्स प्राइसेस विद कॉम्पिटिटर्स माइट लीड टू लोअर प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स। हमने मिल के तय कर लिया कि हम ये प्राइस रखेंगे, चार लोग आपस में मिल गए कि जी हम यही प्राइस रखेंगे, और हम जो है ना आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे भाई, ये प्राइस रखते हैं ताकि कस्टमर कहीं ना जाए। वो कह रहे हैं एक्सेप्टिंग दैट इट इज रॉन्ग टू फिक्स प्राइसेस विद कॉम्पिटिटर्स माइट लीड टू लोअर प्राइसेस एंड, प्रॉफिट। ठीक है। पेइंग फेयर वेजेस, भाई जहां जिस मुल्क में मैं सैलरी दे रहा हूं वो वेज फेयर है, कोई मसला नहीं है। पेइंग फेयर वेजेस इवन इन वेरी लो वेज इकोनॉमीज रेजेस वेज कॉस्ट एंड मे रिड्यूस अ फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट द बिजनेस दैट एक्सप्लॉइट वर्कर्स। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है कि अगर मैं फेयरली पे करूंगा, अगर मैं मुलाजमों को फेयरली पे करूंगा, तो मेरी वेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ज्यादा हो जाएगी। जब मेरी वेज कॉस्ट ज्यादा होगी तो मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज। बढ़ जाएंगे। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, बाकी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जो लोगों की वाट लगा रहे हैं, जो लोगों की वाट लगा के लोगों की सैलरीज कम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ जी मैं फेयर सैलरी पे करूंगा, तो मुझे क्या नुकसान है? कि मुझे नुकसान ये है कि जब मैं फेयर वेज पे करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट उनके मुकाबले में सस्ता नहीं होगा, महंगा हो। महंगा हो जाएगा। और जब मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो मेरा प्रोडक्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एग्रीड? यस। ये एथिक्स फॉलो करने की कॉस्ट है जो मैं बेयर कर रहा हूं, समझ आ रहा है? ये एथिक्स फॉलो करने की कॉस्ट है जो मैं बेयर कर रहा हूं भाई। जी अब ये पढ़ लें भाई, लॉन्ग टर्म में फायदा क्या है इसका। अगर मैं एथिक्स को फॉलो करूंगा तो मुझे लॉन्ग रन में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुझे सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हैं अगर आप समझें तब। नंबर वन, मुझ पे पेनल्टीज कम लगेंगी, लोग मुझ पे सूट कम फाइल करेंगे। तो जब लोग मुझ पे सूट फाइल कम करेंगे या मुझ पे केस नहीं करेंगे, तो जो फाइन और पेनल्टी की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी। कम। रिड्यूस। अगर मैं एथिकली काम ना करता तो मेरे ऊपर सूट फाइल होता, तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगती, अब वो मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लग रही है। एक बात हो गई, ठीक है। अगर मैं एथिकली काम करूंगा तो मेरी जो बैड पब्लिसिटी वो कम होगी, कस्टमर लॉयल्टी का नुकसान कम से कम होगा, है जी, ऐसा ही है। यस। एक मिनट, ये पॉइंट दोबारा पढ़ना, नंबर टू। Acting unethically can lead to bad publicity,
lost customer loyalty and long-term reduction in sale. ठीक है, अब ये नहीं होगा ना, जब आप एथिकली काम करेंगे तो ये सब नहीं होगा। वो कह रहे हैं एथिकल पॉलिसीज कैन लीड टू गुड पब्लिसिटी एंड, And increased sales. हाँ ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में लोग आपकी वाहवाही करेंगे भाई, जब आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने एथिक्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, जब आप एथिकल प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे कस्टमर जो एथिकल बातों को पसंद करते हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि आज दुनिया में प्रेशर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। याद है CSR हमने कहीं पढ़ा था पहले, Yes. कहाँ पढ़ा था हमने? Sir, क्या chapter मैंने 3. किसी चैप्टर में CSR का जिक्र किया था, हाँ या ना? Yes, yes. करा था करा। ठीक है, मजीद बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के अंदर, नीचे दिया हुआ ये रहा। ठीक है, तो वो कह रहा है जैसे जैसे दुनिया में CSR का ट्रेंड बढ़ रहा है उसी तरह कस्टमर्स उन कंपनीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो एथिक्स को फॉलो करते हैं. करते हैं। फिर वो कह रहा है हो सकता है बहुत सारी अच्छी गवर्नमेंट्स हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट्स हैं वो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देंगी, बड़े बड़े ऑर्डर देंगी जो एथिक्स को फॉलो करते हैं. करते हैं। प्लस जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उन कंपनीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जहां पर एथिक्स को और सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। तो लॉन्ग रन में ऐसी कंपनियों को अच्छे एम्प्लॉयज ज्यादा आसानी से मिलेंगे एज कंपेयर टू कि अगर वो एथिक्स फॉलो ना करते तो उनको अच्छे एम्प्लॉय ना मिलते। इसका मतलब है लॉन्ग रन के अंदर एथिक्स को फॉलो करना, सोशली रिस्पॉन्सिबल बातों को फॉलो करने में ज्यादा फायदा है. फायदा है। जी हजरत, समझ आइए आज की क्लास यहां तक रखें, हम आपकी Yes. क्लास होगी मेरे ख्याल में। सर जी जी सर जी। मेरा एक सवाल है कि टॉय कंपनी अगर बच्चों को टॉय एडवर्टाइज कर रही है तो ये तो उनकी मार्केटिंग है ना, ये अनएथिकल क्यों है? ये अनएथिकल, ये वो कह रहे हैं इसका एक एंगल है, इसके दो एंगल हैं भाई। हमारी मर्जी में ऐड दे रहे हैं, लेकिन अब समझना बात को, जरा थोड़ा सा बात को समझना। उस एड की वजह से बच्चे इतने ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, बच्चे इतना ज्यादा वालिदैन को तंग कर रहे हैं कि जिनकी वजह से वालिदैन इरिटेट हो गए कि यार अच्छा भाई ठीक है दिला देते हैं तोहफा। तो उसने एक एंगल दिया है, जरूरी नहीं कि अनएथिकल हो, उसने एक एंगल दिया हुआ है। आप पढ़ें पॉइंट, उसने आगे क्वेश्चन मार्क रेस किया हुआ है। कह रहा है should a toy company advertise in products its products to young children so that they pester their parent into buying them? अब आप इसको मोरली देखें, आप बच्चे जिद्दी हो रहे हैं और वालिदैन अंडर प्रेशर आ गए हैं, मेरी बात समझ रही हो? जी उसने तुम्हें सोच का जाविया दिया हुआ है, हो सकता है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हो सकता है मेरे लिए बिल्कुल ठीक हाँ ना हो। तो वो कह रहा है कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है कि कंपनीज को चाहिए कि वो ये सारी बातें सोचें, जब वो कोई बिजनेस डिसीजन लें तो वो ये सारी बातों को कंसिडर करे करें। बस ये बात हो रही है, सही है? ठीक है इट इज जस्ट टू गिव अ थॉट, सही है? ओके अगर मैं क्लास में किटकैट निकाल के खाना शुरू कर दूं और सारे बच्चे मेरा मुंह खोल के देख रहे हैं कि वाह सर क्या किटकैट खा रहे हैं, तो या तो मैं किटकैट क्लास में ना खोलता या मैं सबको देता। सबको देता। ये चीज बात है भाई, ठीक है जी। इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे जब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। कल उम्मीद है कि कल आपसे फिजिकल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर.